हेलो बच्चों। तो बेटा आज से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 जो है लॉज ऑफ मोशन, अब हम वो शुरू करेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन बताने से पहले बेटा मैं आज आपको बेसिक बेसिक बातें मैं बिल्कुल ऐसा मान के चलता हूँ कि हम लोगों ने 9th में भी कोई पढ़ाई नहीं करी और हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। बिल्कुल एकदम ज़ीरो से उठाऊंगा और फिर उससे लेके हम जेई एडवांस तक के सवाल हम सारे करेंगे, ठीक है। तो सुनो जरा, आज की चर्चा बिल्कुल बेसिक होने वाली है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे बेटा फोर्स के बारे में। किस बारे में बात करेंगे आज हम? फोर्स के बारे में। बेटा मैं बोलूँगा ज़्यादा और मैं लिखूँगा थोड़ा सा कम, ठीक है। मैं बोलूँगा ज़्यादा और लिखूँगा कम। तो आप लोगों को वीडियो को बार बार बीच में पॉज कर करके स्टॉप कर करके अच्छे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है ना? अच्छे नोट्स नहीं बनेंगे तो फिर अपने को कुछ समझ नहीं आएगा बाद में, ठीक है। इसलिए अच्छे से नोट्स बनाने हैं, उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करेंगे फोर्स के बारे में। तो फोर्स क्या होता है बेटा? बेटा इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ डिफाइंड एज it is defined as a push or pull, a push or pull, ठीक है। it is defined as a push or pull which changes or tend to change or tend to change or tend to change the state of a body to the state ऑफ अ बॉडी। मैं फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूँ ताकि राइटिंग में आपको दिक्कत ना आए। मैं क्या बोला? मैं बोला कि फोर्स क्या होता है? फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल, माने या तो धक्का या तो खिंचाव। पुश मतलब धक्का देना और पुल मतलब खींचना, ठीक है। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक धक्का है या फिर फोर्स एक खिंचाव है जिसके द्वारा बॉडी की स्टेट में परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तन करने का प्रयास होता है। सर स्टेट में परिवर्तन मतलब किस तरह का? बेटा बॉडी या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रह सकती है, बॉडी या तो क्या रह सकती है? बॉडी रेस्ट में रह सकती है या बॉडी मोशन में रह सकती है। दोनों की बातें हमने काइनेमेटिक्स में करी कि बॉडी रेस्ट में होती है तो कैसी और मोशन में होती है तो कैसी। मोशन में होती है तो कब यूनिफॉर्म मोशन होता है, कब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कब होता है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कब होता है। ये सारी बातें हमने कब करी थी? काइनेमेटिक्स में सेकंड चैप्टर में हमने करी थी। तो बेसिकली स्टेट से मेरा मतलब है रेस्ट या मोशन। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक धक्का या खिंचाव है। फोर्स क्या है? धक्का या खिंचाव, जिसके द्वारा या तो आप बॉडी को मोशन में लाते हो या मोशन में से उसको रोक देते हो, है ना। या तो उसको चलाते हो या उसको रोक देते हो। तो इस तरह के खिंचाव को क्या बोला जाता है बेटा? खिंचाव या धक्के को क्या बोला जाता है? फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोर्स बोला जाता है। क्या मेरी बात समझ आई है? पक्की बात एकदम, है ना। और सुनो जरा, देखो अभी मैं मैथमेटिक्स में नहीं घुस रहा, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करता हूँ आपके साथ थोड़ी सी इनर्शिया की। किसकी बात करते हैं? इनर्शिया की। बेटा इनर्शिया जो होता है ना बॉडी का, वो इसके मास से आता है जनरली। कहाँ से आता है? इसके मास से। अच्छा भाई, इनर्शिया, इनर्शिया INERTIA, इनर्शिया, ठीक है। इट कम्स बेसिकली फ्रॉम द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसको हिंदी में जड़त्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व, ठीक है। जड़त्व बोलते हैं इसको, बॉडी का जड़त्व कहते हैं इसको। इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं जड़त्व। जो राजस्थान के बोर्ड के बच्चे हैं वो समझ पाएंगे अगर हिंदी में आप लोग पढ़ के आए हो तो। जड़त्व कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा क्या होता है? इट इज, देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ बेटा, तुम लोग धीरे धीरे वीडियो को थोड़ा सा एक बार है ना वीडियो की स्पीड कम कर लेना अगर मेरे बोलने की स्पीड अगर ज़्यादा लगे तो, है ना। या फिर बीच बीच में पॉज कर करके बार बार डेफिनेशन को अच्छे से लिखना, ठीक है। मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, उसे टाइम बहुत वेस्ट होता है, ठीक है। पर आप लोगों को लिखना है अच्छे से, ठीक है। इनर्शिया, तो इनर्शिया क्या होता है बेटा? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच इट अपोजेज, it is the property of the body by which it opposes any change in its state, ठीक है। फोर्स क्या करता है? फोर्स चेंज लाने का प्रयास करता है। और इनर्शिया क्या है? इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो इस चेंज का अपोज करती है, जिससे वो इस चेंज का अपोज करती है। द प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोजेज द चेंज, द प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोजेज, इट मतलब बॉडी, बाय विच द बॉडी अपोजेज, द बॉडी opposes any change, body opposes any change in its state, मतलब अगर बॉडी चल रही है तो बॉडी चलते ही रहना चाहती है, बॉडी अगर रुकी हुई है तो बॉडी रुकी ही रहना चाहती है। अगर आप फोर्स लगा के बाहर से प्रयास करते हो तो बॉडी भाई साहब उसका अपोज करती है, बॉडी उसका अपोज कर रही है। बॉडी चल रही है तो चलते ही रहना चाहती है और बॉडी रुक रही है तो रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है। तुम बताओ, जब कोई तुम्हारी बॉल होती है, बॉल जब रुकी हुई होती है तो तुमको उसको चलाने के लिए क्या बाहर से धक्का मारना पड़ता है ना? अपने आप थोड़ी चल पड़ती है। वो रुकी है तो रुकी रहना चाहिए, वो चाहती है मैं ऐसे पड़ी रहूँ बस एक जगह, है ना। वो तो बात अलग है, तुम बाहर से धक्का मारोगे तो भाई साहब चली पड़ेगी।
अब कोई बॉडी जब चल रही है, अगर कोई बॉल जब लुढ़क रही होती है ना, जब ऐसे फर्श पर जब ऐसे लुढ़क रही होती है, तो वो चाहती है मैं ऐसे ही लुढ़कते रहूँ बस हमेशा। सर वो तो रुक जाती है सर अपने आप। बेटा नीचे ग्राउंड में फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन के द्वारा रुकती है। फ्रिक्शन भी तो एक्सटर्नल फोर्स है ना, तो बाहर से जब फोर्स लगता है, बाहर से जब उसके साथ जबरदस्ती करी जाती है, तब बॉडी रुकती है या तब बॉडी चलती है। चलती हुई बॉडी कभी भी रुकना नहीं चाहती, रुकी हुई बॉडी कभी भी चलना नहीं चाहती। क्या मेरी बात समझ आई है? पक्की बात एकदम। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। बेटा अभी जो इनर्शिया है ना, ये जो इनर्शिया है, ये इनर्शिया 3 प्रकार का है। ये इनर्शिया जो है 3 प्रकार का है। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट तुम जानते ही, अभी बताया मैंने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा होता है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँगा और आप लोग कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये 3 होते हैं। पहला तो क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है भाई? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच इट ऑलवेज टेंड टू रिमेन इन रेस्ट, ठीक है, until unless it is compelled by any external force, ठीक है। It is the property of the body by which it always tries to remain in the position of rest, remain in the state of rest until unless कंपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच इट ऑलवेज टेंड टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट until unless compelled by any external agent और एक्सटर्नल फोर्स। बात एक ही है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है भाई? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच इट ऑलवेज वांट टू स्टे इन द स्टेट ऑफ मोशन until unless it is compelled to be in rest by some external force, ठीक है। ये दो की डायरेक्शन हो गई। अच्छा ये क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई साहब कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रही है ना, वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक आप उसको फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को चेंज ना करो। फॉर एग्जांपल मान लो आप गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी तब तक अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती जब तक आप स्टीयरिंग से उसकी डायरेक्शन को बदलो ना, है ना। स्टीयरिंग जब तक घुमाओगे नहीं तब तक गाड़ी बदलेगी नहीं, भाई साहब सीधे जाके ठोक दोगे आगे, है ना। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच अ बॉडी ऑलवेज ट्राई टू स्टे इन अ particular direction, by which a body tries to stay in a particular direction until unless it is compelled to change the direction by any external force, ठीक है। जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको क्या बोलते हैं चलाओगे नहीं तब तक रुकी रहेगी, जब तक उसको रोकेगे नहीं तब तक चलती रहेगी, जब तक डायरेक्शन परिवर्तन नहीं करोगे तब तक उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई हमारी। कौन कौन सी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। अब तक तो मुझे समझ आना चाहिए, ठीक है। और भाई और बात करते हैं, बढ़िया बढ़िया बात करते हैं। मुझे तीनों डेफिनेशन ये भी समझ आ गई। इसके बाद बात करते हैं बेटा लीनियर मोमेंटम की। किसकी बात करते हैं? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। अच्छा भाई लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा? बेटा फिजिक्स में इसको जानते हो, हम लोग कैपिटल पी से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? कैपिटल पी से दिखाते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसके ऊपर एक वेक्टर का निशान भी लगा देते हैं, ठीक है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसके ऊपर कैसा साइन लगा दिया जाता है? वेक्टर का साइन भी लगा दिया जाता है। वैसे डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ motion, the quantity of motion possessed by a body, possessed by a body, possessed by a body is known as momentum या linear momentum, linear मोमेंटम। सर समझ नहीं आया सर, दोबारा समझाओ। देखो सुनो, मैं बताता हूँ, अब अच्छा समझ आएगा तुम्हें। मैं बताता हूँ, सुनो। देखो मैंने बोला कि मान लीजिए ये है भाई साहब अपनी धरती माता, ठीक है। ये है अपनी धरती माता। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, बढ़िया धरती माता, सुंदर प्यारी प्यारी धरती माता अपनी। यहाँ पर एक भाई साहब गाड़ी थी। यहाँ पर क्या थी? एक गाड़ी थी, ठीक है। ऐसे मान लो गाड़ी है, ओके, टुचुक टुचुक टुचुक, ठीक है। ये हो गई मान लो अपनी गाड़ी, ठीक है। मैंने बोला गाड़ी का जो मास है ना वो है m। गाड़ी का मास कितना है? m। मास है, ये वेट नहीं है, ठीक है। मास और वेट में फ़र्क होता है, मैं बताऊंगा आपके आगे भी ये बात आएगी, चर्चा आएगी तो दोबारा हम बात करेंगे। गाड़ी का मास क्या है? गाड़ी का मास है m। और भाई साहब गाड़ी चल रही है v रफ्तार से, गाड़ी चल रही है v रफ्तार से। देन मैथमेटिकली, सुनो अब ज़रा ध्यान से, देन मैथमेटिकली द मोमेंटम इज डिफाइंड एज, ठीक है। मैं क्या बोल रहा? देन मैथमेटिकली द मोमेंटम, चलो वेलोसिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी लिख देता हूँ, v लिख देता हूँ। देन द मोमेंटम इज डिफाइंड एज, ठीक है। p इज इक्वल टू, द मोमेंटम इज डिफाइंड
एज, क्या बोला गया, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना बेटा। ध्यान से देखो तो वेलोसिटी तो सर सीधी डायरेक्शन में क्या सर, वेलोसिटी तो कहीं भी हो सकती है। मैंने कहा बेटा कहीं भी हो सकती है। तो सर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, ऐसे लिखेंगे, कैसे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ठीक है, जैसे ये गाड़ी तो मान लो आई डायरेक्शन में चल रही होती तो इसका तो सिर्फ आई ही होता, पर जनरली तो तीनों हो सकती है ना वेलोसिटी। मान लो हवा में कोई अपना जैसे मान लो मक्खी वक्की उड़ रही होती तो उसकी वेलोसिटी तो एक्स में भी हो सकती है, वाई में भी हो सकती है, जेड में भी हो सकती है। हाँ भाई बिल्कुल हो सकती है। तो उस समय मोमेंटम कैसे लिखा जाता, उस समय मोमेंटम ऐसे लिखा जाता, क्या, पी वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। हाँ, तो मोमेंटम भी बेटा जब वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे मोमेंटम को भी अलग अलग डायरेक्शन में अलग लिखना चाहिए ना। तो मोमेंटम को देखो ऐसे लिखा गया, कैसे लिखा गया, पी एक्स आई कैप, पी एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में होने वाला मोमेंटम, पी वाई जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन में होने वाला मोमेंटम, और पी जेड के कैप मतलब जेड डायरेक्शन में होने वाला मोमेंटम, इज इक्वल टू क्या बना, इज इक्वल टू बना एम इंटू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड और साथ में के कैप। हाँ, अब अगर बेटा मैं आई कैप जे कैप और के कैप के अगर मैं कॉफिशिएंट कंपेयर करूं तो देखो आई कैप के साथ यहाँ पर क्या है भाई, मास को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो पी एक्स के जगह पे मेरे को क्या दिखा, ये दिखा एम इंटू वी एक्स, क्या दिखा, एम इंटू वी एक्स, मतलब कि ये एक्स डायरेक्शन में होने वाला मोमेंटम है। तुमसे पूछे कि कोई बॉडी भाई साहब उड़ रही है, कोई मक्खी वक्की चल रही है, बोले एक्स डायरेक्शन मोमेंटम बताओ, तो एक्स डायरेक्शन मोमेंटम सिर्फ इतना है, एम इंटू वी एक्स। कोई पूछे वाई डायरेक्शन मोमेंटम बताओ, तो पी वाई इज इक्वल टू एम इंटू वी वाई। हाँ बात समझ आई यार, सही लगा ये तो, है ना। ऐसे ही जेड डायरेक्शन मोमेंटम कितना हो गया, पी जेड इज इक्वल टू एम इंटू वी जेड। जैसे तुमको प्रोजेक्टाइल पूछा था ना, तो प्रोजेक्टाइल में कोई पूछ भी सकता था कि भाई साहब एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम बताओ पत्थर का, है ना। कोई पूछता वाई डायरेक्शन मोमेंटम बताओ पत्थर का, तो उसी डायरेक्शन से तो तुमको क्या करना पड़ता है, अगर एक्स डायरेक्शन मोमेंटम पूछा हो तो एक्स डायरेक्शन वाली रफ्तार ले लो, है ना। वाई डायरेक्शन मोमेंटम पूछा हो तो कौन सी रफ्तार ले लो, वाई डायरेक्शन वाली रफ्तार ले लो। और वो तो 2 डायमेंशन मोशन था, इसलिए वहाँ पर जेड की कोई बात नहीं थी, पर अब यहाँ पर जेड की भी बात होगी, है ना। तो अपने को तीनों डायरेक्शन में मोमेंटम लिखना आना चाहिए। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो मोमेंटम को बेसिकली ऐसे डिफाइन करा, कैसे, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो यूनिट क्या बनी, यूनिट बनी इसकी देखो, एसआई यूनिट क्या बनी, एसआई यूनिट बनी केजी, और वेलोसिटी की बताओ, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, है ना। ये किस में बनी, ये बनी एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। बताया था ना एसआई और सीरीज दो तरह की होती हैं। सीरीज यूनिट क्या बनेगी, ये बनेगी ग्राम और सेंटीमीटर और पर सेकंड। ये कौन सी यूनिट बन गई, सीजीएस यूनिट। कौन सी यूनिट बन गई, सीजीएस यूनिट। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा तुमसे अगर मैं इसका वो पूछ लूँ डायमेंशन फार्मूला, तो डायमेंशन फार्मूला तो आसान है ना, क्या बनेगा सुनो, m1 l1 और t-1, ये क्या बन जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सोच लो, एकदम पक्की बात है ना। अभी तक कोई चर्चा, कोई दिमाग में तो नहीं तुम्हारे कोई ऐसा परेशानी वाली बात तो नहीं है। अब सवाल वाले इसके ऊपर देखो, 9वीं क्लास में होते तो मैं ऐसे बच्चों को बहुत सवाल कराता हूँ, तुमको नहीं कराऊंगा कि भाई साहब मान लो एक गोली थी, एक गोली भाई साहब उड़ रही है, यहाँ पर ऐसे उड़ रही है गोली, गोली का वजन है मान लो 10 ग्राम, है ना। ऐसे फालतू टाइम पर सवाल बहुत कराते हैं बच्चों को। गोली का वजन है मान लो 10 ग्राम और गोली की रफ्तार है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। भाई साहब ऐसे उड़ती चली आ रही है, टुचक टुचक टुचक, बोलेगा मोमेंटम बताओ, क्या बताओ, मोमेंटम बताओ। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखो मास अभी ग्राम में दिया है ना, किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो 10 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया तो किलोग्राम में आ गया। और वेलोसिटी कितनी है, 10⁻³ है ना। 10⁻³ ने 10⁻³ को मार दिया तो मोमेंटम कितना आ गया, 10 और केजी और मीटर और पर सेकंड। ये फालतू टाइम पास सवाल मैं करवाने वाला नहीं हूँ, अपने को बात समझ आनी चाहिए। अब देखो तुमको काइनेमेटिक्स से जोड़ के भी सवाल पूछा जा सकता था। क्या सवाल पूछता, बोलता भाई साहब ऐसे ऐसे मान लो धरती माता है ना, धरती माता है, बोलेगा भाई साहब 40 मीटर का टावर है, क्या बोलेगा 40 मीटर का या 20 मीटर का मान लेते हैं अपन, बोलेगा 20 मीटर का टावर है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया भाई 20 मीटर का टावर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 20 मीटर का टावर, ठुचक पुचक, ये रहा यहाँ पर। मैंने बोला भाई साहब एक बॉल है, ये बॉल है, बोला 2 किलो की, बॉल है 2 किलो की, और बोला यहाँ से रिलीज़ कर दिया इसको क्या कर दिया, यहाँ से रिलीज़ कर दिया। अच्छा रिलीज़ कर दिया, ठीक है। तो रिलीज़ कर दिया भाई, बोलेगा जब ये धरती को टच करने वाली है, जब ये धरती को टच करने वाली है उस समय इसका मोमेंटम बताएं, उस समय इसका मोमेंटम बताएं। तो मुझे पता है मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब इस जगह की वेलोसिटी अगर मैं निकाल दूँ तो मुझे मोमेंटम पता चल जाएगा। यही वेलोसिटी कितनी आएगी, √2gh, भाई साहब बताया था काइनेमेटिक्स में। तो कितना हो जाएगा, 2 × 10 × 20, 2 × 10 × 20, 2 दूनी 4, ये आ गया 400। तो भाई साहब ये आ गया 20 मीटर पर
हाँ जो आएगा ना 20 मीटर पर सेकंड, हाँ इतना ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सही है ना, 2 दूनी 400 है ना, या तो मोमेंटम कितना आ गया, मोमेंटम कितना आ गया, मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मतलब 2 गुणा 20, तो कितना आ गया 40, और 40 क्या 40 kg और मीटर और पर सेकेंड, 40 kg और मीटर पर सेकेंड। तो बेटा कोई अब देखो सुनो, मोमेंटम को अगर तुम्हें बढ़ाना हो, अगर तुम्हें क्या करना हो, मोमेंटम को अगर तुम्हें बढ़ाना हो तो p इज इक्वल टू एम वी, तो अगर मोमेंटम को अगर बढ़ाना है तो क्या कर दें, या तो मास को बढ़ा दें, या फिर मोमेंटम को अगर बढ़ाना तो क्या कर दें, वेलोसिटी को बढ़ा दें, या फिर अगर मोमेंटम को अगर बढ़ाना हो तो क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को बढ़ा दें, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो मोमेंटम अपना बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम, सोच लो। तो जब जैसे मान लो कोई गाड़ी है, जब कोई गाड़ी मान लो जब तेज चलना शुरू करती है तो उसका मोमेंटम बढ़ता जाता है ना धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि इसका मास बढ़ता चला जाता है, ऐसा होता है क्या, चलती हुई गाड़ी क्या भारी हो जाती है क्या गधेड़ों, चलती हुई गाड़ी भारी नहीं होती, पर चलती हुई गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती है जब अपन उसको एक्सेलरेट करते हैं। तो एक्सेलरेट करने से क्या होता है बेटा, गाड़ी को एक्सेलरेट करने से उसकी रफ्तार बढ़ती है, रफ्तार बढ़ती है तो मोमेंटम बढ़ता है, अरे रफ्तार बढ़ती है तो मोमेंटम बढ़ता है। अच्छा एक्सेलरेट कौन करता है बेटा, एक्सेलरेट कौन करता है गाड़ी को, कौन करता है एक्सेलरेट, इंजन करता है ना यार, कौन करता है, इंजन करता है। इंजन कैसे एक्सेलरेट करता है, इंजन गाड़ी के व्हील पर बहुत फोर्स लगाता है, इंजन गाड़ी के व्हील को पावर देता है, पावर देने से मतलब पावर कैसे दे पाता है, क्योंकि वो फोर्स लगाता है, क्योंकि वो क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, मतलब अगर फोर्स बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ाने से मोमेंटम बढ़ जाएगा। अच्छा मतलब कि फोर्स और मोमेंटम के बीच में कोई रिलेशन तो जरूर है भाई साहब, कोई रिलेशन तो जरूर है। क्या मेरी बात समझ आ रही है यार तुम्हें यार, भाई गाड़ी का जब गाड़ी जब तेज चलनी शुरू लगती है, जब गाड़ी तेज चलने लगती है तो क्यों तेज चलने लगती है, तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, तेज चलने लगती है तो रफ्तार बढ़ जाती है, रफ्तार बढ़ जाती है तो मोमेंटम उसका बढ़ जाता है। मोमेंटम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, अच्छा रफ्तार क्यों बढ़ती है, क्योंकि गाड़ी का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, गाड़ी का एक्सेलरेशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भाई साहब इंजन बहुत फोर्स लगा रहा है, क्योंकि इंजन बहुत फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब फोर्स बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ता है, एक्सेलरेशन बढ़ने से रफ्तार बढ़ती है, रफ्तार बढ़ने से मोमेंटम बढ़ता है, मतलब फोर्स और मोमेंटम के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। बेटा जो रिलेशन है ना, इसी को बोला गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसी को बोला गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि अभी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा, पर मोमेंटम मुझे अच्छे से समझ आना चाहिए, पक्की बात एकदम, सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं तेरे मन के अंदर। चलो भाई अब बात करते हैं अपन लॉज ऑफ मोशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि झूठ बोल रहा हूँ मैं, ये न्यूटन का नहीं था, किताबों में यही पढ़ाया जाता है तो इसलिए मैं भी ऐसा पढ़ा रहा हूँ, पर असलियत बात मैं भी बता दूंगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऐसा लिखना चाहिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन भाई साहब चोर आदमी एक नंबर का, बिल्कुल एकदम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, खैर बड़ा आदमी है, चलो कोई बात नहीं, बड़ा है तो अपने घर में होगा, हमारा क्या लेगा। सुनो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सुने भाई ध्यान से सुने। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली जानते हो बेटा, ये गैलीलियोज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलना चाहिए मुझे, से क्या बोलना चाहिए, गैलीलियोज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, जानते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, मुझे ऐसा बोलना चाहिए इसको, ठीक है, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, मुझे ऐसा बोलना चाहिए इसको, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या कि जो लॉ था ना, ये न्यूटन से बहुत पहले, मतलब करीबन तुम समझो 150-200 साल पहले ये गैलीलियो ने दे दिया था। किसने दे दिया था, गैलीलियो ने दे दिया था। पर न्यूटन के नाम से फिर इसको क्यों जाना गया, क्योंकि बेटा न्यूटन ने जो था ना, न्यूटन ने पूरी की पूरी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, फोर्स पढ़ रहे हो, मोशन पढ़ रहे हो, वेलोसिटी पढ़ रहे हो, पावर पढ़ोगे, एनर्जी पढ़ोगे, भाई साहब ग्रेविटेशन पढ़ोगे, फ्लूइड पढ़ोगे, फलाना ढिमकाना, बड़ी चीज़ें पढ़ोगे तुम 11वीं में। जो 11वीं की जो पूरी की पूरी फिजिक्स है उसको क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा, क्लासिकल मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें मोशन पढ़ा जाता है, तुमको पहले बताया था मैंने ना, बताया था ना पहले लेक्चर में, जो बिल्कुल मेरे साथ पहला लेक्चर था तुम्हारा काइनेमेटिक्स का, उसमें मैंने मैकेनिक्स डिफाइन करवाई थी। मैकेनिक्स बेसिकली फिजिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पर मोशन स्टडी किया जाता है। अभी तो मैकेनिक्स बेसिकली आप चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हो यहाँ पर, जब आप बीएससी में या बीटेक में हो जाओगे ना, तो मैकेनिक्स बेसिकली एक सब्जेक्ट हो जाता है पूरा का पूरा, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं भाई साहब, जबरदस्त वाली, क्लेपनर, कोलंग को पता नहीं क्या क्या नाम होता है किताबों का, बड़ी भारी भारी किताबें होती हैं। तो मैकेनिक्स उस समय में सब्जेक्ट हो जाता है पूरा का पूरा, हमारे लिए तो अभी मैकेनिक्स क्या है, चैप्टर है। तो बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि आप 11वीं में पूरी की पूरी पढ़ोगे, तो न्यूटन के नाम से इसलिए जाना जाता है कि बेटा न्यूटन से पहले किसी भी साइंटिस्ट ने पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स को ऑर्डर में नहीं लगाया था कि किस ऑर्डर में पढ़ने चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। न्यूटन वॉज द फर्स्ट वन, न्यूटन वॉज द फर्स्ट वन। इसके पहले जो काम हुए भी थे तो कोई छुटपुट काम हो रखे थे, क्या हो रखे थे, कोई छुटपुट काम हो रखे थे, और वो भी ऑर्डर में लगे हुए नहीं थे,
और वो भी ऑर्डर में लगे हुए नहीं थे, तो न्यूटन ने भाई साहब इसे ऑर्डर में लगाया, न्यूटन ने इसे ऑर्डर में लगाया। तो इसीलिए जो न्यूटन, ये जो गैलीलियो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, गैलीलियो जो लॉ ऑफ इनर्शिया, तो न्यूटन बोला यार मैं अपने नाम से लिख देता हूँ इसको यहाँ पर, क्या फ़र्क पड़ता है यार, मैं पूरा का पूरा ऑर्डर में तो लगा ही रहा हूँ। तो इसलिए फिर इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना गया। हालांकि दिया किसने था, ये गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। और कहता क्या है सुनो, जानते हो तुम पहले से, कुछ नई बात नहीं बताऊंगा। पहला लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, सुनो ज़रा ध्यान से, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, तुम लिखोगे, सुनो। इट स्टेट्स दैट अ बॉडी continues to be in a state of rest or uniform motion until unless it is compelled by any external force, मतलब कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि बॉडी को कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप कंपेल नहीं करते। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? पक्की बात है ना एकदम? सोच ले। तो क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि जब तक किसी बॉडी को आप बाहर से फोर्स लगा के या तो रोकेंगे नहीं या तो चलाएंगे नहीं, तब तक वो बॉडी अपने स्टेट में बनी रहेगी। ठीक है। इट स्टेट्स दैट द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until unless it is compelled by any external force to change its state। ठीक है बेटा, ये की ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज, ठीक है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या कहता है ये? इट स्टेट्स दैट एनी बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until unless it is compelled by any external force to change its state। ठीक है, जब तक किसी बाहरी फोर्स द्वारा बॉडी को अपना स्टेट चेंज करने के लिए उसको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, तब तक वो अपनी स्टेट को चेंज करने वाली नहीं है ना। जैसे कि मैं कैसे समझूं, जैसे कि मान लो कोई बॉल है, वो बॉल जब तक चलती रहेगी, अगर मान लो कोई स्मूथ सरफेस हुआ जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं हुआ, तो वो बॉल हमेशा के लिए चलती रहेगी, वो कभी भी रुकने वाली नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गई? अगर कोई बॉल रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी हमेशा, जब तक कि आप उसको बाहर से फोर्स लगाकर उसको ना चलाएं। क्या मेरी बात समझ आ गई है? पक्की बात एकदम। बेसिकली ये लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ना, अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों को मिला के बस मैंने ये स्टेटमेंट बना दी है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऐसे डिफाइन किया जाता है। और जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो सुने। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अच्छा भाई, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, भाई साहब यही असली बात है, बस यही मेन बात है जो मुझे सीखनी है, जो मुझे हर जगह काम आएगी। फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ मुझे ज़्यादा काम नहीं आता, उनकी तो बस मुझे स्टेटमेंट याद होनी पड़ेगी, पर इसके बिना मेरा काम चलने वाला नहीं है बेटा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ना रियल लॉ ऑफ मोशन भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रियल लॉ ऑफ मोशन। रियल लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों कहते हैं, ये भी एक सवाल है। पेपर में कई बार सवाल पूछते हैं सीबीएसई में कि वाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। तो क्या स्टेटमेंट है इसकी, क्या आंसर है? बिकॉज फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ, बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड लॉ आर कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड लॉ है ना, फर्स्ट और जो थर्ड लॉ है वो सेकंड लॉ के अंदर ही कंटेंट है, मतलब सेकंड लॉ से आप उन दोनों लॉज को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, यू कैन प्रूव फर्स्ट एंड थर्ड लॉ, यूजिंग सेकंड लॉ, यू कैन प्रूव फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ यूजिंग सेकंड लॉ। इसीलिए आप क्या कहते हैं, उसे रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। अब होता क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो सुने ज़रा। ठीक है, इसके स्टेटमेंट में लिखूंगा भी और आपको भी ढंग से सुनना है एक बार। क्या कहता है ये, सुनो ज़रा ध्यान से। इट स्टेट्स दैट, सुने ज़रा ध्यान से। It states that the rate of change of linear momentum, is directly proportional to the amount of external force applied on the body। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, बिल्कुल घबराए नहीं, मैं एकदम अच्छे से समझाऊंगा। ऑन द बॉडी,
ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी। क्या बोला गया, सुनो ज़रा सवाल सुनो, स्टेटमेंट सुनो, क्या बोला गया। बोला गया कि बेटा जितना फोर्स आप किसी बॉडी के ऊपर लगाओगे ना उतना ही उसके मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये धरती माता है, मैं तो तुम्हें फील करा देता हूँ चीज़, उसके बाद तो तुम समझ ही जाओगे। मैंने बोला मान लो ये धरती माता है, ठीक है, और धरती माता के ऊपर चलो ये बॉल है, ठीक है, धरती माता के ऊपर यहाँ पर मैंने बोला कि बेटा मान लीजिए कि एक बॉल यहाँ पर ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, एक बॉल यहाँ पर ऐसे पड़ी हुई है, बॉल का मास है m और इसकी वेलोसिटी है अभी हाल फिलहाल 0, ठीक है। तो इसका इनिशियली मोमेंटम कितना है, 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है ना। फिर तुमने क्या करा, आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया, फोर्स मतलब धक्का या खिंचाव, तो जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये चलने लगेगी, मतलब इसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब इसका कुछ मोमेंटम आ जाएगा, मतलब फाइनली इसका कुछ मोमेंटम आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, तो क्या तुम जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे क्या ये उतनी ही तेज़ चलने लगेगी? हाँ भाई, तुम किसी के जितनी तेज़ लात मारोगे उतनी तेज़ तो जाके गिरेगा यार वो, है ना। तो जितनी तेज़ तुम फोर्स लगाओगे, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा वेलोसिटी उसकी होगी, तो उतना ज़्यादा उसका फाइनल मोमेंटम होगा। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम तो यही होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल। हो, इसका मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा उतना ही ज़्यादा उसका मोमेंटम में चेंज आएगा। यही है बस सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोला गया? ये बोला गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज का मतलब है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है? चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बोला गया कि अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, है ना, अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल लिखा मैंने, ऐसे लिखा देखो एफ और नीचे लिखा है एक्सटर्नल, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब कि चेंज ऑफ मोमेंटम dp विद रिस्पेक्ट टू टाइम बाय dt, ठीक है। dp बाय dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, तो ये क्या हो गया? f एक्सटर्नल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k टाइम्स dp बाय dt। मैं तो कह देता हूँ चल k को 1 ही मान ले, k को क्या मान ले? 1 मान ले, सिंप्लिसिटी से के लिए, है ना। k क्यों फंसाना है बीच में, कोई कांस्टेंट है अननोन, तो मैंने बोला k को 1 मान लो, है ना। तो f एक्सटर्नल बेसिकली क्या मिला? एक्सटर्नल फोर्स क्या मिला? ये मिला अपने को dp बाय dt। क्या मिला बेटा? ये अपने को dp बाय dt। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। सुनो, मैं जानता हूँ कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो पुट करो ज़रा एक बार उसमें। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या आया? d बाय dt और साथ में क्या है? m इंटू वी। अच्छा, मास तो कांस्टेंट है ना, तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो f एक्सटर्नल इज इक्वल टू m और dv बाई dt। चलो तुम बताओ अब dv बाई dt क्या होता है? तुम तो जानते हो dv बाई dt, अच्छे बच्चे हो ना। क्या होता है dv बाई dt? बताओ। dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। हो, इसका मतलब फोर्स क्या मिला मेरे को? फोर्स मिला मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं बच्चों से पूछता हूँ ना, बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन बता, बट बच्चा कहता है सर f इज इक्वल टू एम ए। पर ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है भैया, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से प्रूव हुई है। ये चीज़ तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से प्रूव हुई है, पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो ये है दैट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। या फिर अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ना कि ये f इज इक्वल टू एम ए। f इज इक्वल टू एम ए तो प्रूव होता है यहाँ से। पर यहाँ से मुझे एक बात समझ आ गई, यहाँ से मुझे फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल गया। यहाँ से मेरे को क्या मिल गया? फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल गया, f इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो चलो भाई देखो जरा ध्यान से देखो, तो यूनिट क्या बनी? यूनिट बनेगी, देखो इसको सुनो, kg और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये कौन सी यूनिट है? ये SI यूनिट है। कौन सी यूनिट है बेटा? SI यूनिट है। और अच्छा, अगर सीरियस यूनिट अगर लिखनी पड़े तो सीरियस यूनिट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगी? ग्राम और फिर सेंटीमीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सी यूनिट हो गई? ये हो गई इसकी CGS यूनिट। कौन सी यूनिट हो गई? CGS यूनिट। अच्छा, इसका डायमेंशन फार्मूला पूछ ले तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा M1 L1 और T-2। जानते हो ना कैसे लिखा है मैंने? ये पहले चैप्टर में बताया था ना अच्छे से, एकदम डिटेल में जाके। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने अपने को आने चाहिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात एकदम ही नहीं। सोच लो एकदम, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मन के अंदर दिक्कत हो तो नीचे मेरे को बता देना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और सुनो, फिर बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। फिर किसकी बात करते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है,
ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कोई परेशानी वाली बात एकदम ही नहीं है। इसकी जो स्टेटमेंट है ना वो ये है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऑपोजिट रिएक्शन। अच्छा मैं कैसे समझूँ इसको, सुनो। मैंने बोला कि मान लो ये अपनी एक वॉल है, ये अपनी एक वॉल, ठीक है, धरती माता नहीं है, दीवार है, ये वॉल है, ठीक है। तो क्या बोला गया कि बोला गया मान लीजिए कि एक बॉल है, ठीक है, ये सामने क्या है, बॉल है, ये वॉल है और ये बॉल है। बॉल आके से टकराई, टकरा के इसके ऊपर आके से टकराई। बॉल आके से टकराएगी नहीं टकराएगी यार, मास की बॉल है, मान लो वी वेलोसिटी से चल रही है, जाके टकराएगी। तो बस स्टेटमेंट सिर्फ इसकी यही है कि जितना जो फोर्स ये बॉल इस वॉल के ऊपर लगाएगी उतना ही फोर्स ये वॉल भी बॉल के ऊपर लगाएगी। और अच्छे से समझा देता हूँ। मैंने बोला कि मान लो एक पार्टिकल है 1 पार्टिकल, ठीक है, और एक पार्टिकल है 2 पार्टिकल। एक पार्टिकल है 2 पार्टिकल, मान लो ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सवाल की स्टेटमेंट क्या बोली गई, सवाल की स्टेटमेंट बोली गई कि फोर्स अप्लाइड बाय, ध्यान सुनना बेटा, भी लिखने के तरीके हैं, सुनो, लिखने का तरीका बिल्कुल वैसा जैसा मेरा है, ठीक है, बिल्कुल अलग नहीं करना है उसको, सुनो। फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी 1, फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2, F12 है ना। F12 का क्या मतलब है, F12 का मतलब है फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2, ड्यू टू 2, ठीक है। ऐसे ही मैं एक चीज़ लिखूंगा F21, क्या लिखूंगा, F21। F21 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन बॉडी 2, बॉडी 2 के ऊपर लगने वाला फोर्स, किसकी वजह से, ड्यू टू 1, ड्यू टू 1। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ड्यू टू बेटा किसकी वजह से, ड्यू टू 1, ड्यू टू 1। देखो उसको वहाँ पर लेके जाते हैं, ड्यू टू 1। अच्छा मैंने क्या लिखा, अब सुनो, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन अप्लाइड बॉडी 2 ड्यू टू 1 बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। उस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से मैंने माइनस का साइन लगाया है। किसका साइन लगाया बेटा, माइनस का साइन लगाया। फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1 बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दैट F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ठीक है। इतनी सी बात है बस, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब बेटा जानते हो कभी कभी सवाल पूछा जाता है CBSE में, इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि प्रूव that Newton's second law of motion, Newton's second law of motion is real law of motion, is real law of motion, ठीक है। इस तरह के सवाल पूछता है वो कि रियल लॉ ऑफ मोशन, बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं। तो अगर मुझे रियल लॉ प्रूव करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ प्रूव कर देना चाहिए और सेकंड लॉ से थर्ड लॉ प्रूव कर देना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पहले कर रहा हूँ सेकंड लॉ से प्रूविंग, मैं क्या कर रहा हूँ पहले, प्रूविंग फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। भाई अगर सेकंड लॉ से दोनों लॉ प्रूव हो जाएं, सेकंड लॉ से दोनों लॉ प्रूव हो जाएं, कौन कौन से, फर्स्ट और थर्ड, तो उसका मतलब सेकंड ही रियल है, वही असली चीज़ है भाई साहब, वही असली माल है ना। ध्यान से सुनो। तो भाई देखो, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, मैंने सेकंड लॉ से ये बात मैंने प्रूव करी थी। सेकंड लॉ ये कहता था दैट F इज इक्वल टू एम ए। सर आप ही कहते सेकंड लॉ ये नहीं कहता, अरे प्रूव तो उसी से कराया ना ये, F इज इक्वल टू एम ए। अब सुनो, देखो सुनो, इफ़, अब ये F कौन सा था, ये एक्सटर्नल फोर्स था, कौन सा फोर्स था, एक्सटर्नल फोर्स। इफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, मैंने बोला मान लो बाहर से मैंने कोई फोर्स ही नहीं लगा रखा, तो अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रखा, इसका मतलब दैट, इसका क्या मतलब है कि मास इंटू एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब कि मास इंटू एक्सेलरेशन 0। मैंने बोला मान लो कोई बॉडी थी जिसका मास m था, उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रखा, तो मतलब कि m इज इक्वल टू 0। भाई मास तो 0 हो नहीं सकता, उस बॉडी का मास तो 0 नहीं हो सकता, मतलब कि क्या 0, एक्सेलरेशन 0 हो। एक्सेलरेशन 0 होने का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन 0 होने का ये मतलब है, सुनो, इट मीन्स ईदर द बॉडी इज एट रेस्ट, भाई बॉडी का रेस्ट पर हुई तो एक्सेलरेशन 0 होता नहीं होता, हाँ, ईदर द बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, हाँ यार बात समझ आई मेरे को, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या मैंने बोला
ध्यान सुनना, प्रूव हो गई अपनी चीज़। सुनो मैंने क्या बोला कि अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रखा, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रखा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि या तो बॉडी रेस्ट पर है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब चल रही है तो चलती रहेगी और रुकी है तो रुकी रहेगी। कब 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 कब? जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रखा। हो यही तो फर्स्ट लॉ है, अरे यही तो फर्स्ट लॉ है ना, कि अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रखा तो बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी, अगर रुकी है तो रुकी रहेगी और चल रही है तो कांस्टेंट रफ्तार से चलती रहेगी। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। हैंस प्रूव, फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया है ना, फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया। अब थर्ड लॉ प्रूव करते हैं, किससे? सेकंड लॉ से। ठीक है, अब क्या प्रूव करते हैं? नाउ प्रूविंग थर्ड लॉ, नाउ प्रूविंग थर्ड लॉ यूजिंग सेकंड लॉ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं सेकंड लॉ का इस्तेमाल करके अब मैं आपको थर्ड लॉ प्रूव करके दिखाता हूँ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब सुनो ज़रा, ध्यान से देखो, सुनो ध्यान से देखना एक बार ज़रा, मज़ा आएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा एकदम। सुनो, तो मैंने ऐसा बोला कि मान लीजिए धरती माता, ठीक है, मान लीजिए धरती माता, ठीक है। तुमने 9th क्लास में शायद ऐसा पढ़ा होगा कि भाई साहब पूरी यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं, कोई भी दो मैसिव बॉडी है ना। तुमने फोर्स भी पढ़ा होगा Gm1m2/r², तो ग्रेविटेशन में ऐसा पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो मैंने बोला कि मान लो बेटा यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है, मैंने बोला मान लो यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है, इसको मैं वन बॉडी बोल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पर दो बॉडी है, यहाँ पर सेकंड बॉडी है, यहाँ पर कैसी है? सेकंड बॉडी है, ठीक है। तो मुझे पता है कि भाई दुनिया की कोई भी दो बॉडीज़ हों वो हमेशा आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, हमेशा आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इस पर क्या लगेगा? इस पर लगेगा फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2, इस पर लगेगा फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। जैसे चुंबकीय भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लाइक चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह का फोर्स। अब मेरी बात सुनो, देखो जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ध्यान सुनना, यही गहरी बात है बस। मैंने बोला, क्या बोला कि जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है मोमेंटम किसका चेंज होगा? उसी का चेंज होगा। मोमेंटम किसका चेंज होगा? उसी का। भाई मान लो ज़मीन पर दो पत्थर पड़े हुए थे, तुमने एक पत्थर को उठा के हवा में फेंक दिया, तो मोमेंटम किसका चेंज हुआ? जिस पत्थर को तुमने फेंका उसी का तो मोमेंटम चेंज हुआ। क्यों मोमेंटम चेंज हुआ? क्योंकि तुमने फोर्स लगाया। सुनो सर, ध्यान सुनो, देखो क्या लिखा मैंने, F12 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से देखो, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बात लिखी मैंने? क्या बात लिखी? F12 इज इक्वल टू dp1 वेक्टर बाई dt। लिख सकता हूँ ना भाई, F इज इक्वल टू dp बाई dt, तो F12 इज इक्वल टू dp1 बाई dt। इसी तरह से फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1, F21 इज इक्वल टू dp2 बाई dt। हाँ भाई बात समझ आई मेरे को। मैंने बोला बेटा इन दोनों को आपस में जोड़ दे, इन दोनों को आपस में जोड़ दे। बेटा तुम्हारे कमरे में जहाँ पर बैठकर तुम पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पर जो तुम्हारा बेड है और जो तुम्हारी टेबल है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। पर जब अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो क्या चल पड़ते हैं क्या? पता ऐसा होता है कि तुमने रात को बेड और टेबल को अलग अलग के छोड़े और दोनों भाई साहब दोनों सुबह में साथ मिले कि भाई टेबल सरक के इसके पास आ गई बेड के पास, ये बेड सरक के टेबल के पास चला गया? ऐसा होता नहीं है भाई साहब, फोर्स लगते हैं पर इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं, है ना। मैं प्रूव कर दूंगा अभी इस बात को। मैंने बोला कि अपन क्या करते हैं, 1 और 2 को जोड़ते हैं, अपन क्या करते हैं 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो मैंने जोड़ा, F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिला? सामने क्या था? dp1 वेक्टर बाय dt प्लस dp2 वेक्टर बाय dt। ठीक भाई, बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं, मुझे इतनी बात तो समझ आई। मैंने कहा ठीक भाई। अब सुन मेरी बात, सुन जरा ध्यान से देख। तो F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू, देखो d बाई dt अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा बेटा? अंदर बचा p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ भाई, मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे कमरे में जो मौजूद तुम्हारी कुर्सी और टेबल है वो हमेशा एक दूसरे का अट्रैक्ट कर रही हैं, पर उसके बाद भी मूव नहीं करती, मतलब कि उन दोनों का जो मोमेंटम का जो सम है वो क्या है? 0। भाई मूव तो कर ही नहीं रही, अट्रैक्ट तो कर रही है पर एक दूसरे मूव नहीं कर रही, तो मोमेंटम कितना? मूव नहीं करेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी यार, वेलोसिटी 0 होगी तो मोमेंटम 0 हो जाएगा, मोमेंटम 0 तो सम मोमेंटम भी 0। तो देख यहाँ से क्या मिला मेरे को? यहाँ से मिला मेरे को F12 वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा देखो पहले स्टेप मिस नहीं करते, चलो, F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला मेरे को? F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, मतलब फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2 ड्यू टू 1। यही क्या होता है अपना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी रिएक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
सोच लो, एकदम पक्की बात है ना, कोई घबराहट तो नहीं तुम्हारे मन के अंदर। मैंने देखो थर्ड लॉ भी प्रूव कर दिया तुमको, है ना बेटा। अब मैं तुम्हारे साथ एक और नई बात करता हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं इम्पल्स। क्या कहते हैं बेटा इसको? इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स कहते हैं इसको। इम्पल्स एक नाम होता है इम्पल्स। बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, इसको जे से दिखाते हैं, ठीक है, जे वेक्टर। कैसे दिखाते हैं? जे वेक्टर। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है झटका। क्या मतलब होता है? झटका। जब किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारा फोर्स लग जाए थोड़े से टाइम में, बहुत सारा फोर्स लग जाए थोड़े से टाइम में, बहुत सारा फोर्स लग जाए थोड़े से टाइम में, बहुत सारा फोर्स लग जाए थोड़े से टाइम में, लग जाए थोड़े से टाइम में, थोड़े से टाइम में, तो हम क्या कहते हैं कि झटका लग गया है। क्या लग गया है? झटका, है कि नहीं। बहुत सारा फोर्स, जैसे मान लो कि तुमको मैं छत के नीचे खड़ा कर दूं, ऊपर से भाई साहब एक 50 किलो का बाट फेंक दूं, 50 किलो का कोई लोड तुम्हारे सर पे फेंक दूं, तो बहुत सारा फोर्स लग जाएगा तुम्हारे सर पर बहुत थोड़े से समय में, है ना। झटका लग जाएगा। तुम्हें लगेगा कि नहीं लगेगा झटका? मेरी बात समझ आ रही है ना। कोई आदमी तुम्हें पकड़ के अचानक से अपनी तरफ खींच ले, तो अचानक से तुमको बहुत सारा फोर्स तुम्हारे पर लगा दे, तुम्हारे पर क्या लग जाता है? झटका। उस झटके को क्या कहते हैं बेटा? इम्पल्स कहते हैं। फिजिक्स में इसको जे से दिखाते हैं। एंड मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होता है झटका? सुनो, मैथमेटिकली समझ जाना। देखो हैंडराइटिंग में परेशान मत हो ना। मैथमेटिकली झटका जे इज डिफाइंड एज एफ वेक्टर डेल्टा टी, है ना। बहुत सारा फोर्स थोड़े से टाइम में, डेल्टा टी थोड़ा सा टाइम, डेल्टा टी मतलब थोड़ा सा टाइम। जनरली कभी कभी नहीं दिया होता तो 1 सेकंड भी ले लेते हैं, ठीक है। तो एफ वेक्टर डॉट डेल्टा टी इज डिफाइंड एज झटका, इज डिफाइंड एज झटका। तो यूनिट क्या बन गई? न्यूटन सेकंड। क्या बन गई यूनिट? न्यूटन सेकंड। क्या मेरी बात समझ आई है? पक्की बात एकदम। सोच ले बेटा, ध्यान से देखो एक बार। तो मैं ये बात जानता हूँ कि P इज इक्वल टू, देख मैं ये बात जानता हूँ, क्या बात जानता हूँ मैं, कि F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, F इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी, है ना। वेक्टर फॉर्म में बात करूँ तो ऐसे बात कर ले। तो ध्यान से देख, तो डी पी वेक्टर क्या मिला? डी पी वेक्टर मिला एफ डेल्टा टी या एफ डी टी। एफ डी टी और एफ डेल्टा टी बात तो एक ही है ना। एफ डी टी या एफ डेल्टा टी बात तो एक ही है। हाँ, यहाँ से तो मुझे एक बात और पता चल गई यार, ये जो एफ डी टी है ये तो झटका होता है। ये तो क्या होता है? झटका होता है। मतलब कि झटका जो है दैट इज ऑल्सो डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डी पी, चेंज इन मोमेंटम। मतलब कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू एफ वेक्टर और डेल्टा टी, एफ वेक्टर और डेल्टा टी। बेटा जानते हो इसको कभी कभी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कह देते हैं। इतने इतने पोर्शन को कभी कभी क्या कह देते हैं? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कह देते हैं। कि कभी कभी आपसे इम्पल्स निकलवाएगा ना, तो अब बस क्या निकाल देना? चेंज इन मोमेंटम निकाल देना। क्या निकाल देना? चेंज इन मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, देखो घबराओ मत बिल्कुल भी। मैंने बोला मान लो ये धरती माता है और भाई साहब 20 मीटर की ऊंचाई से, और 20 मीटर की ऊंचाई से एक 2 किलो की चीज़ जो है वो ऐसे रिलीज कर दी गई। क्या कर दी गई? रिलीज कर दी गई। तो जब वो धरती माता से टकराई तो पूछा गया कि बताओ झटका कितना लगा। धरती माता से टकराई तो कितना झटका लगा। सुनो, इनिशियली तो तुम निकाल ही लोगे m इंटू वी टकराने से पहले, और टकराने के बाद मोमेंटम कितना हो गया? धरती माता से जब टकरा गई तो मोमेंटम 0 हो गया ना। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया? चेंज इन मोमेंटम आया पी इनिशियल। जितना इनिशियली मोमेंटम था वही क्या था? चेंज इन मोमेंटम था। और वो चेंज इन मोमेंटम ही झटके के बराबर है। किसके बराबर है? झटके के बराबर है। तो कभी कभी अगर टाइम नहीं दे रखा हो फिर भी झटका निकालना पड़ जाए तो परेशान नहीं होना है। जब टाइम नहीं दिया हो फिर भी झटका निकाले तो आप क्या निकाल दो? चेंज इन मोमेंटम निकाल दो। क्या निकाल दो? चेंज इन मोमेंटम निकाल दो। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और J इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, या तो P2 माइनस P1, जिस भी तरह से तुम बात करना चाहो। इसको क्या कह देते हैं? कभी कभी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कह देते हैं। इतने पोर्शन को क्या कह देते हैं? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, है ना। कभी कभी प्रूव करने के लिए बात सकती है तो बोलना भाई फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, और एफ डेल्टा टी क्या होता है? जे होता है। हो गई प्रूव लो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप तुम ये कर पाओगे यार, इस तरह के सवाल कर पाओगे ना बेटा? पक्की बात है ना एकदम। चलो तो आज अपना थ्योरी का पार्ट लगभग मैंने कवर कर दिया है। अब हम सारे के सारे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते चलेंगे। भाई साहब बहुत स्टाइल की तुम्हें प्रॉब्लम कराऊंगा, पर उससे पहले तुमको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि जो मैं बोलूँ, जो मैं करवाऊँ आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलो फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, चलो बाय बाय, टाटा।